हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद प्यारे साथियों। जैसा कि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग जो है नवीन सर के द्वारा कराए गए एनटीपीसी के जीएस की प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं। अब तक हम लोग टोटल 8 प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर चुके हैं, जिस पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग दोस्तों प्रैक्टिस सेट का रिवीजन ठीक से कर पा रहे हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को इन वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों का मन नहीं लग रहा है इन प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करने में, तो आप लोग इन वीडियो को सुन करके और या देख करके आप लोग प्रैक्टिस सेट का फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट रिवीजन अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक कर दिया करें, ताकि हमें ये पता लग सके कि हाँ आप लोगों तक ये बात सही सही पहुँच रही है। अब हम लोग बात प्रैक्टिस सेट की 9 नंबर प्रैक्टिस सेट की बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 5 रिवीजन क्वेश्चन के बारे में। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि पूर्व का महाकुंभ किसे कहा जाता है? तो अंबुबाची मेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी पुस्तक है? खुशवंत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई थी? 2019। दोस्तों ये योजना से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एनटीपीसी एग्जाम में पूछा ही जाना है। और संसद सचिवालय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल नंबर 98 में है। वही दोस्तों बात करें तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 में चला था, किस संधि के तहत समाप्त हो गया था? तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि थी। इसके तहत ये 1992 में 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, जिसके साथ तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह समाप्त हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर पहले की। भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पूष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूप में मनाया जाता है। वहीं मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी को मनाई जाती है, जिसको पूष संक्रांति के रूप में पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और पूर्वी यूपी और बिहार में खिचड़ी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। गुजरात राजस्थान में उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। वहीं पश्चिम बंगाल और हरियाणा यहाँ पर जो है माघी के रूप में मनाया जाता है। वहीं केरल में मकरविलक्कू त्यौहार के रूप में मकर संक्रांति को मनाया जाता है। वहीं असम में माघ या भोगी बिहू के माघी बिहू या भोगाली बिहू के रूप में असम में मनाया जाता है। कर्नाटक में एली विरोधू के नाम से और तमिलनाडु में पोंगल, ये 4 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। यहाँ पर जो है पहले दिन भोगी पोंगल के रूप में इंद्र की पूजा यहाँ पर की जाती है। दूसरे दिन सूर्य पोंगल होता है, जिसमें सूर्य की पूजा की जाती है। तीसरे दिन मट्टू पोंगल, यहाँ पर बैल की पूजा की जाती है। और चौथा है कन्या, जहाँ पर कन्या की पूजा की जाती है। लास्ट में आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लास्ट में है कन्या, यहाँ पर लास्ट में है कन्या, जहाँ पर कन्या की पूजा की जाती है। प्रश्न नंबर 2 की हम लोग बात कर लेते हैं। दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोर्टलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? तो पोर्टलोई पोशाक जो है वो मणिपुर से संबंधित है। वही इनापी और फनिक पोशाक भी मणिपुर से संबंधित है। वहीं दोस्तों बात करें मिर्जई बिहार से संबंधित है। सबलपुरी पोशाक ओडिशा से संबंधित है। कसाबू साड़ी केरल से संबंधित है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहीं मेखला चादर असम से संबंधित है। फेरन जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जिम्फांग पोशाक मेघालय से संबंधित है। मिर्जई बिहार से संबंधित है। लीगा मध्य प्रदेश से संबंधित है। इलकल साड़ी कर्नाटक से संबंधित है। वहीं क्रोनो साड़ी गुजरात से संबंधित है। पटोला साड़ी गुजरात से संबंधित है। वहीं नववारी महाराष्ट्र और गोवा से संबंधित है। कुचौरा पोशाक जो है वो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ पर देख चुके होंगे। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न नंबर 3 की। अगला प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो वह प्रथम भारतीय हैं गोविंद बिहारी लाल, जिन्हें 1937 में पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया था। पुलित्जर पुरस्कार जो है 1917 में इसकी स्थापना होती है, जिसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है वो दिया जाता है। अगला प्रश्न है भारत की पर्वतीय रेल जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है के अंतर्गत 3 रेलवे आते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता है? उन 3 रेलवों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, साथ में चौथा रेलवे दिया गया है जो उसमें नहीं आता है। तो वह कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? कालका शिमला रेलवे, या कश्मीर रेलवे, या नीलगिरी रेलवे माउंटेन रेलवे, या दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर रेलवे, जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। वहीं दोस्तों बात करें कि दार्जिलिंग रेलवे ये पश्चिम बंगाल में है, और ये दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो है पश्चिम बंगाल में है। 1999 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाता है। वहीं नीलगिरी माउंटेन रेलवे 2005 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाता है। कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में है और 2008 में इसे
वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाता है। तो ये दोस्तों पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि यूनेस्को से रिलेटेड जो भी साइटें हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो या अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हो, उन सभी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। जिनमें कुछ और पॉइंट हैं कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यहाँ पर जो है शामिल किया गया। और आर्किटेक्ट FW एंटीवंस यहाँ पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के आर्किटेक्ट कौन थे? FW एंटीवंस। वहीं दोस्तों बात करें 2013 में शामिल होती हैं हिल्स फूट पहाड़ी दुर्ग। राजस्थान की 6 पहाड़ी दुर्गों को 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाता है, जहां पर पहला है कुंभलगढ़, दूसरा है आमेर, तीसरा है गागरोन और चौथा है जैसलमेर, पांचवा चित्तौड़ और छठा है रणथंभौर। वहीं दोस्तों इसकी ट्रिक की बात करें, चीकू गाजर आम, ची फॉर चित्तौड़, कू फॉर कुंभलगढ़, गाजर गागरोन, जा फॉर जैसलमेर और रा फॉर रणथंभौर, आम फॉर आमेर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से 6 हो जाएंगे, चीकू गाजर आम। ये ट्रिक दोस्तों आप लोगों को याद रखना है। वही दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? विश्व पर्यटन यानी कि विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। तो विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय जो है वो मैड्रिड स्पेन में स्थित है। वही दोस्तों बात करें अन्य संगठनों की जिनका मुख्यालय, WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मुख्यालय जिनेवा में है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिसका मुख्यालय बर्लिन में है, UNODC यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम जिसका मुख्यालय वियना में है। वही दोस्तों बात करें UNIDO यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन जिसका मुख्यालय वियना में है। वही UNU यानी कि यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय जिसका टोक्यो जापान में हेडक्वार्टर है। वही दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है कि विश्व एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 अक्टूबर को विश्व एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। वहीं 25 अप्रैल को इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया दिवस, 10 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय लॉयन दिवस और 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस और 8 जून को इंटरनेशनल ओशियन दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओशियन समुद्र दिवस, 14 जून को इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस, 17 जून को अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 17 जून, 28 मई अंतर्राष्ट्रीय भूख दिवस और 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 18 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय बांस दिवस। तो ये दिवस आप लोगों को याद रखने हैं, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? लोन फॉक्स डांसिंग, रस्किन बॉन्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। रस्किन बॉन्ड की कुछ अन्य पुस्तकें हैं, द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, टाइगर इन द टनल, रोड्स टू मेक्सिको। तो ये आप लोगों को दोस्तों याद रखनी है कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स रस्किन बॉन्ड की। लास्ट में ये हो जाएगा म्यूजोनिक, रोड्स टू म्यूजोनिक। अगला प्रश्न है, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई धमाल और शाग हरियाणा का लोक नृत्य है। कोलकली और पुलिकली, कली रूट वर्ड दोस्तों आपको याद रखना है, जो कि केरल का लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य जवारा और मटका और फूलपति, ये मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। वहीं बिहार के अन्य लोक नृत्य कौन कौन से? झिझिया, घोसिया, कठफोड़वा, जाट जाटिन, कमला और राख लीला असम का लोक नृत्य है। नूपा मणिपुर का, गंभीरा पश्चिम बंगाल का, डगला छत्तीसगढ़ का और वार्डोछम अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। वही दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से किसके प्रति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग यानी कि कंप्ट्रोलर एडिटॉर्नी जनरल जिम्मेदार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के प्रति कैग जिम्मेदार हैं। वहीं दोस्तों बात करें कि आर्टिकल नंबर 148 में कैग के पद का विवरण दिया गया है और आर्टिकल नंबर 149 जो है शक्ति एवं कार्य से रिलेटेड है कैग के, और आर्टिकल नंबर 151 में जो है रिपोर्ट से रिलेटेड है कैग की। तो कैग को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसको देता है कैग? राष्ट्रपति को। रिपोर्ट किसको देता है? तो राष्ट्रपति को जो है वो कैग जो है रिपोर्ट देता है। पहले कैग की बात करें, कंप्ट्रोलर एडिटॉर्नी जनरल बी नरहरि राव, जिनका कार्यकाल 50 से 54 रहा, 1950 से 54। वर्तमान कैग के संजय मूर्ति हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को याद रखना है। 6 या 65 वर्ष की उम्र जो होती है, जो भी इनमें से पहले हो वो इनका कार्यकाल होता है। वेतन इन्हें संचित निधि से दिया जाता है। वही बात करें अगले पॉइंट की, अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो विधानसभा में
सीटों की संख्या जो है 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मिनिमम 60 होती है और मैक्सिमम 500, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, 60 से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे कि गोवा की विधानसभा सीट में 40 सीटें हैं, मिजोरम की 40 सीटें हैं, सिक्किम की विधानसभा में 32 सीटें हैं और सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला राज्य है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, जिसमें 403 सीटें हैं। और वहीं बात करें दोस्तों कि आर्टिकल 79 में संसद से रिलेटेड है, वहीं आर्टिकल 80 राज्यसभा से रिलेटेड है, आर्टिकल 81 लोकसभा से रिलेटेड है, जिसकी ट्रिक है सरला सरला यानी कि 79, 80, 81 संसद, राज्यसभा और लोकसभा, इसकी ट्रिक है, याद रखना दोस्तों। वही बात करें आर्टिकल 168 यानी कि विधानमंडल से रिलेटेड है, 169 विधानसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि अपर हाउसेस से रिलेटेड है, विधान परिषद को अपर हाउसेस और विधानसभा को लोअर हाउसेस कहा जाता है। आर्टिकल 170 में विधानसभा रिलेटेड है, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है 168, 169, 170, 79, 80, 81 ये तीनों लगातार हैं, तो आपको ये 6 आर्टिकल ध्यान रखने हैं। वहीं दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधान परिषद नहीं है। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। टोटल 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। यहाँ पर बात करें कि केरल में कोई भी विधान परिषद नहीं है, तो इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, यूपी और बिहार में है। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश में 6 यानी कि 6 जगह टोटल जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है विधान परिषद। वही दोस्तों बात करें कि विधान परिषद, जहाँ विधान परिषद है वहाँ पर सीटें कितनी हैं। कर्नाटक विधान परिषद में 75 सीटें हैं, महाराष्ट्र की विधान परिषद में 78 सीटें हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में कितनी 58 सीटें हैं, तेलंगाना की विधान परिषद में 40 सीटें हैं, वहीं यूपी की 100 और बिहार की 75 सीटें हैं। वहीं दोस्तों बात करें कि टोटल 28 राज्य हैं, जिसमें से 6 राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा देखने को मिलती है, वहीं 22 राज्य में विधानसभा आपको देखने को मिलती है यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों बात करें MLC यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि मेंबर ऑफ यानी कि सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, ये जो क्या होते हैं 1/6 राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, 1/3 विधानसभा के द्वारा, 1/3 स्थानीय निकाय के द्वारा और 1/12 शिक्षकों के द्वारा और 1/12 स्नातक जो होते हैं 3 साल का जिनका एक्सपीरियंस होता है उन लोगों को यहाँ पर जो है नियुक्त किया जाता है। वहीं दोस्तों बात करें अगले प्रश्न क्या है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 155 यानी कि 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। वहीं दोस्तों बात करें राज्यपाल, आर्टिकल 153 में आपको वर्णन मिलता है, आर्टिकल 154 जो है कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, वहीं 159 में राज्यपाल की शपथ का वर्णन मिलता है और 161 जो है क्षमादान से रिलेटेड है, आर्टिकल 161 राज्यपाल के द्वारा क्षमादान की शक्ति है देता है। वहीं दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, उससे पहले आप लोग यहाँ पर दोस्तों देख रहे होंगे अध्यादेश, तो आर्टिकल नंबर 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति देता है, जहाँ पर जो है अध्यादेश कितने दिनों तक जारी कर सकता है, 6 मंथ और 6 वीक मैक्सिमम ये अध्यादेश जारी कर सकता है। और वहीं दोस्तों बात करें कि 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 जिसके द्वारा जो है ये जो राज्यपाल होते हैं वो एक राज्य से अधिक राज्यों में जो है राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, एक राज्य से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यानी कि एक राज्यपाल जो है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये कब से हुआ? 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। भाई दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1757। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला हार गए। अंग्रेजी शासन की यहीं से शुरुआत मानी जाती है। पश्चिम बंगाल में यहाँ पर होता है नादिया जिला और भगीरथी नदी पर यहाँ पर ये जो युद्ध होता है, यहाँ पर सिराजुद्दौला वर्सेस क्लाइव, यानी कि एक तरफ सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब, दूसरी तरफ अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव था, जिसका सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। मीर जाफर का पुत्र था मीरन, जिसके द्वारा जो है सिराज की हत्या कर दी जाती है। वही दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की कि होल्ट मैकेंजी ने भारत के राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की। तो राजस्व संग्रहण की महलवाड़ी प्रणाली की होल्ट मैकेंजी ने यहाँ पर विधि विकसित की। वहीं दोस्तों बात करें 1822 में इन्होंने ग्राम प्रदान और भुगतान प्रणाली की शुरुआत की।
स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था जो है 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा विधि विकसित की जाती है। रैयतवाड़ी विधि 1820 में थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने यहाँ पर विधि विकसित की। वहीं दोस्तों बात करें प्रश्न नंबर 15, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व यानी कि पहले भारत के सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किए गए थे? तो बंगाल में पहला जूट मिल स्थापित किया गया था स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, और रिसरा श्रीरमपुर में ये स्थापित किया गया था जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा। और स्कॉटिश व्यापारी था जॉर्ज ऑकलैंड, जिसके द्वारा जूट मिल जो है पहला स्थापित किया गया। पहली कपास मिल जो है वो फोर्ट ग्लिस्टर में कलकत्ता में 1818 में स्थापित की जाती है पहली कपास मिल। पहली कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में स्थापित की जाती है। और पहला अखबारी कागज मिल जो है वो नेपा नगर मध्य प्रदेश में स्थापित की जाती है। सारे पॉइंट जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को कंटेस्ट कर लेने हैं। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बिहार में ये युद्ध होता है। गंगा नदी के किनारे युद्ध होता है। अंग्रेजी राज की वास्तविक स्थापना जो है इसी युद्ध के तहत मानी जाती है। वहीं दोस्तों बात करें कि हेक्टर मुनरो और बंगाल के नवाब अवध के नवाब के मध्य जो है यहाँ पर और मुगल शासक के विरुद्ध यहाँ पर जो है युद्ध होता है। तो मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, और यहाँ पर एक और नवाब था मीर कासिम। और एक तरफ थे हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की तरफ से, जहाँ पर हेक्टर मुनरो यानी कि अंग्रेजों की जीत होती है। और इलाहाबाद की संधि होती है 12 अगस्त 1765 को, और 16 अगस्त 1765 को यहाँ पर इलाहाबाद की संधियाँ होती हैं। वहीं दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की कि ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो अग्नि चट्टानें जो होती हैं वो ग्रेनाइट चट्टानें अग्नि चट्टानें होती हैं। वहीं दोस्तों बात करें बेसाल्ट और डायनामाइट की चट्टानें भी अग्नि चट्टानें होती हैं। वहीं दोस्तों बात करें कायांतरी चट्टानें कौन सी होती हैं? स्लेट, संगमरमर और फाइलाइट और सिस्ट, ये सभी कायांतरिक चट्टानें होती हैं। वहीं अपसादी चट्टानें कौन सी होती हैं? बलुआ और चूना पत्थर वाली, ये जो होती हैं अपसादी चट्टानें होती हैं। वहीं दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, डोल ड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द दाब वाला क्षेत्र जहाँ चलने वाली हवाएं शांत होती हैं, वो डोल ड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द निम्न दाब वाला क्षेत्र है जहाँ पर चलने वाली हवाएं शांत होती हैं। वहीं दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, इनमें से किस स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है? मान लीजिए ये पृथ्वी है, जहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखा पर यानी कि इनमें से किस स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है? तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। जहाँ पर भूमध्य रेखा यानी कि कितने मंडल हैं हमारे वायुमंडल में? तो यहाँ पर दो है, आप लोगों को एक ट्रिक याद रखनी है, छोड़ सबको वो आया बाहर, यानी कि क्षोभ मंडल, सबको समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल या ताप मंडल या बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल की यहाँ पर जो लेंथ कितनी मानी जाती है? 12 किलोमीटर तक जो है, 0 से 12 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल माना जाता है, जहाँ पर मौसम की घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। और 12 से 50 किलोमीटर तक यहाँ पर समताप मंडल माना जाता है, जहाँ पर एरोप्लेन जो है उड़ सकते हैं। और 50 से 80 किलोमीटर तक यहाँ पर आपको जो है मध्य मंडल माना जाता है, मीसोस्फेयर। और 80 से 400 किलोमीटर तक जो है तापमंडल माना जाता है, भाई बहिर्मंडल। उसके बाद 400 से ऊपर आपको देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में है। साउथ एशिया का एकमात्र ज्वालामुखी, साउथ एशिया का यानी कि पूरे साउथ एशिया का एकमात्र ज्वालामुखी है। नारकोंडम द्वीप जो है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी है। और सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में, साउथ एशिया का एकमात्र ज्वालामुखी, और ये अंडमान निकोबार में सुषुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम पड़ता है। और सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? मोना लोआ, जो कि यूएसए में पड़ता है। सबसे ऊंचाई वाला ज्वालामुखी कौन सा? ओजल डेल शालाड़ी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वैरनदीप, जो कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। वही दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, जहाँ पर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। वही दोस्तों बात करें अगले पॉइंट की, जिसके अध्यक्ष चल्ला शेट्टी 27वें अध्यक्ष हैं वर्तमान में। वही दोस्तों बात करें 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना होती है, जहाँ पर 3 बैंक, 1809 में बैंक ऑफ बंगाल बनता है, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना होती है, और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना होती है, बीबीएम, बंगाल बॉम्बे मद्रास। जहाँ पर जो है 27 जनवरी 1921 को यहाँ पर जो है इंपीरियल बैंक बना दिया जाता है, इनका कॉम्बिनेशन करके। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर एसबीआई
गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक किसका नाम पड़ता है? इसका राष्ट्रीयकरण होके एक्ट जो था 1955 के एक्ट के तहत 30 अप्रैल 1955 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और 1 जुलाई 1955 को इसकी SBI नाम इसका रख दिया जाता है और SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हो जाती है। SBI के पहले अध्यक्ष कौन थे? जॉन मथाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, जॉन मथाई इसके SBI के पहले अध्यक्ष हो जाएंगे और मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि SBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वही दोस्तों बात करें भारत में आरक्षित नकदी निधि अनुपात यानी कि CRR कैश रिजर्व रेशियो का निर्धारण के द्वारा किया जाता है। तो RBI के द्वारा जो है कैश रिजर्व रेशियो का निर्माण किया जाता है। इसका राइट आंसर केवल ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि NEFT और RTGS के साधन हैं मुद्रा अंतरण यानी कि मनी ट्रांसफर के ये साधन हैं। वही दोस्तों बात करें इनकी फुल फॉर्म की, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो यहाँ पर जो है मिनिमम आप लोग जो है 1 रुपये इसके तहत भेज सकते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। वही दोस्तों बात करें RTGS यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जहाँ पर आप मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 2 लाख रुपये यहाँ पर आप लोग भेज सकते हैं। वही अगला पॉइंट है कि IMPS जिसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तो इसमें मैक्सिमम 1 रुपये मिनिमम है और मैक्सिमम इसमें यहाँ पर जो है वो कोई लिमिट नहीं। वही दोस्तों बात करें कि IMPS के तहत NPCI द्वारा जो है लॉन्च किया जाता है और इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी NPCI की नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2008 को जहाँ पर एक्ट जो है 2007 हो जाएगा। और बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, NBFC का पूर्ण रूप क्या है? तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC का पूर्ण रूप है। वहीं कुछ अन्य है, IFC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इसकी पूर्ण रूप हो जाएगा। UPI का पूर्ण रूप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस MICR का पूर्ण रूप मैग्नेटिक इंक और करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन यानी कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। MMID की फुल फॉर्म हो जाएगी मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। तो कुछ इस तरह से इनकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को याद कर लेनी है। अगला गृह कार्य है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना है। GDPFC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो दोस्तों आप लोगों को कमेंट पर बताना है कैसा ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को लगा और आप लोग क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं प्रैक्टिस सेट में। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।